नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे प्रदेश के अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारी जुड़ रहे हैं, युवा अधिकारी, जो 2020 बैच से जुड़े हैं। तो आज मेरे साथ हिमाचल प्रदेश काडर के भारतीय वन सेवा के 2020 बैच के ऑफिसर हैं, युवा ऑफिसर हैं, जो इस समय डीसीएफ यानी डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लाहौल, आपने सुना होगा। एक तो उर्दू का शब्द है लाहौल वेला कुव्वत, लेकिन यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है। ये लाहौल स्पीति वाले का लाहौल है। वो उसके डिप्यूटी कंजर्वेटर हैं, डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। और नाम है उनका अनिकेत वानवे, जो महाराष्ट्र से मूल रूप से आते हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज ये मौका दिया और आपके इस शो पर आने के लिए उत्सुक है। हमारे जो वन सेवा के हमारे एक्सपीरियंसेस है और ख़ास तौर पर जो हिमाचल काडर में अलॉट हुआ हूँ। हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि हम जिसे कहते हैं, प्राकृतिक भूमि भी है। और आपने बहुत अच्छे से इसे इंट्रोड्यूस किया। प्राकृतिक एरिया भी है, इट इज़ अ हेरिटेज ऑफ नेचुरल हेरिटेज वेरी ट्रू। ऑफ आवर कंट्री, एज वेल एज कुछ समस्याओं से या आपदाओं से हम जो जूझ रहे हैं। इन इस समय में आपसे बात करने में और हमारे विचार साझा करने में गर्व महसूस हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। अनिकेत जी, इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में हम पीछे लौटते हैं। और पीछे लौटकर हम उन अनिकेत वानवे जी को एक्सप्लोर करेंगे जिनकी उम्र, जिसको कहते हैं टीनेज उम्र होती है, 16-17 साल। और आपका एक रोड मैप आपको समझ आने लगता है कि आपको जाना किधर है। आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा। तो जब आपने 12th किया और मुंबई में आपकी अपब्रिंगिंग हुई, आपकी परवरिश हुई, एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का एक महानगर है, जहां आप 4-5 लैंग्वेजेस सीख जाते हैं और बहुत टफ परिस्थितियों में, बहुत कठिन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ना सीख जाते हैं। तो आप कैसे याद करते हैं अपने उस चाइल्डहुड के दौर को, और थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में भी बताइए। वैसे मैं महाराष्ट्र प्रदेश के जिला बीड़, जो हम संभाजी नगर औरंगाबाद जो है उसके जी हाँ। लगता हुआ जो जिला है, वहाँ से मेरा जन्म हुआ। और जब मेरे फादर की जॉब मुंबई लगी, तब हम मुंबई शिफ्ट हुए। एंड मेरे जीवन के अगर देखें एजुकेशन टाइम के, तो अराउंड 14 to 15 years मैंने मुंबई में रहा हूँ फॉर माई स्कूलिंग एज वेल एज माई इंजीनियरिंग। बीच में मैंने जीआरई भी दी, सोचा कि जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है उस या सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस डोमेन में चला जाए, यूएस से मास्टर्स की जाए। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि फैमिली जो है, एक इंडियन फैमिली आपको बचपन से ही एक एक्सपोजर देते रहती है। आप कलेक्टर साहब को देखिए, एसपी साहब को देखिए, और इस मोमेंटम में यू स्टार्ट टू सी द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, उसको एक जी। अलग तरीके से देखते हो एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। बट कंप्लीट डिसीजन तो हुआ नहीं था, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल था वो सारा ही या तो जॉब में या तो मास्टर्स के लिए जा रहे थे। बहुत कम है मुंबई से लोग जो इस डोमेन में आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की। बट लकीली मुझे एक दो सीनियर्स मिले जो इसमें जो मेरे मैं जिस टेक्निकल काउंसिल में था उसी के जो हमारे प्रेडिसेसर्स थे, एक दो, उन्होंने इसी फील्ड में तैयारी शुरू करी थी। अब उनके पद पर फॉलो करते हुए और घर से प्रेरणा लेते हुए कि एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि जीआरई का स्कोर तो 5 दिन तक, 5 साल तक वैलिड होता है। चलो एक दो अटेम्प्ट देके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो दैट प्लान बी इज स्टिल देयर। तो ये ऑप्शन था। फिर बिल्कुल। हमने तो यहाँ से, जी जी, तो यहाँ से आपने तैयारी शुरू की। इसके पीछे आपका इंक्लिनेशन क्या, कुछ फ्रेंड्स भी आपको इंक्लाइन करने के लिए जिम्मेदार रहे? फ्रेंड्स हैव बीन जस्ट एक फाइनल टिपिंग पॉइंट जो होता है कि चलो उनसे
एक दिशा दिखी कि ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। बट उसके पहले जो बैकग्राउंड है, इट इज मोर ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस्ड कहूंगा। और जो बाहर हम एक्सपोजर देखते हैं, नवी मुंबई में महानगर पालिका देखी, उनके जो मुखिया होते हैं, सीईओ ऑफ दोज म्यूनिसिपैलिटीज, या कहीं गांव जी जाते हैं तब आपने कलेक्टर साहब को देख लिया, या ऐसे ये चीजें देखी। तो ब्यूरोक्रेटिक, नॉट ऑफ पावर एंड प्रिविलेज, बट मोर ऑफ कि जैसे मैंने आपको बता रहा था कि कॉलेज में जो हमने मैनेजमेंट फील्ड में काम किया, काउंसिल में, तो उससे ये था कि पीपल कनेक्ट जो है वो कहीं चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे हम पीपल से कनेक्टेड रहे, लोगों से बातचीत रहे, कोई समस्याएं सॉल्व छोटी से छोटी हो। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े हमें प्लान करने हैं, बट उस टाइम पे ये था कि यार कुछ छोटा सा चेंज हम ले आ पाए, और जो फिजिकल टैंजिबल चीजें मेरे सामने दिख रही है, चाहे वो रोड हो, चाहे बिल्डिंगें हो, चाहे जंगल हो, या कुछ भी हो, उसमें कुछ बदलाव ले आ पाए। और जो एक मतलब जो आप एग्जीबिशनिस्ट कह रहे थे, तो हम्म एग्जीबिशनिस्ट तो नहीं कहूंगा, बट फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी जरूर वो एक बड़ा पढ़ने के बाद में ही पता चला कि यार अगर आपको बाहर पढ़ाई करनी है तो गवर्नमेंट ऑफर्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप 1-2 साल स्टडी लीव पे जाइए, आप एक्सपोजर लीजिए, एंड कम बैक एंड कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट। तो जरूर ये एक जब ऑप्शन दिखा तो दैट वाज स्टिल एक एडिशनल पॉइंट है कि यहाँ पे आपके हर चीजें जो है वो करियर पर्सपेक्टिव जो है आपके, मतलब आपको पढ़ाई कंटिन्यू करते रहनी है, क्योंकि देश दुनिया बदलते रहती है। इन सर्विसेज में यू कैन नॉट बी स्टैग्नेंट जी विद द टेक्नोलॉजीज। एंड जी। सेकेंडली जब जो जब 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 आपने अनिकेत जी ये निर्णय कर लिया कि आप यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, तो मदर फादर का क्या रिएक्शन था? और थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए। आपके पिताजी क्या गवर्नमेंट सेक्टर से रहे, या वो निजी क्षेत्र में रहे, या कुछ और काम था उनका? एक मिल्क कोऑपरेटिव है, गवर्नमेंट ही है, महानंद डेयरी, वहाँ मेरे पिताजी जॉब करते थे। ही वाज अ क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट देयर, एंड वहाँ से देन जब पढ़ाई कर रहे थे तो पापा वहाँ थे। मदर हाउसवाइफ ही है मेरी। तो बट हाँ, फैमिली का डिसीजन और इन्फ्लुएंस जरूर रहा है, क्योंकि फादर की जो अपब्रिंगिंग है वो पूरी स्कूलिंग और वो गांव में ही रही है। और क्योंकि उनको पेरेंट्स ने उनके पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रेरित किया था, तो उन्होंने जब पढ़ाई करी और बड़े डिफिकल्टीज से बाद में जॉब मिल गई, और जॉब मिली तो जब थोड़ा एक्सपोजर भी हमें यहाँ का मिला, तो ही हैड दैट आइडियाज फ्रॉम हिज, मतलब जो पुराना उनका बचपन रहा है और जो उनका स्ट्रगल रहा है अपने लाइफ का, तो उससे ये था कि आप करिए। और जब डिसीजन लिया, दे वर मोर देन हैप्पी कि आप, क्योंकि बाहर जाने से बिल्कुल। बड़े पेरेंट्स इतने ज्यादा खुश नहीं थे, जी सपोर्टिव थे, जी। बट खुश नहीं थे। तो ये जब अच्छा, डिसीजन लिया तो आपने जी, आपने जब तैयारी शुरू की तो ये माना जाता है कि अ, अखिल भारतीय सेवा के लिए इस तरह की जो ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए दिल्ली ही काशी है। वहीं जाना है, अगर जाना है तो वहीं के नोट्स चाहिए, वहीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चाहिए। तो क्या आपने भी दिल्ली का सहारा लिया, या आपने मुंबई में बैठकर ही तैयारी की? मैंने पहले पुणे का ऑप्शन एक्सप्लोर किया था। फिर जो मेरे सीनियर, मैंने जैसे कहा कि वो दिल्ली प्रिपेयर कर रहे थे, तो और मेरे साथ के मेरे दोस्त थे, दीपक, निखिल, ये मेरे कॉलेज से जा रहे थे, और हम तीन ही लोग थे जो पूरे कॉलेज से कहीं तैयारी के लिए निकले थे। तो हमने फिर ये डिसाइड किया, वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो वहाँ दिल्ली में है, बट जो सीनियर थे मेरे, उन्होंने कहा कि दिल्ली काशी जैसे आपने कहा, तो वहीं का रास्ता चुना फाइनली। फाइनली वहीं का रास्ता आपने चुना। और किस अटेम्प्ट में आपको कामयाबी मिली? पहले पहला टारगेट होता है प्रीलिम्स निकालना, तो प्रीलिम्स तो निकलती रही हमेशा से, बट मेंस की अड़चन हमेशा आती रही। मेंस क्यों आती रही? तो वही तो चैलेंज है कि आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, आपको टाइम का शॉर्टेज है, राइटिंग प्रैक्टिस है, और 5 दिन तक आपकी एग्जाम की ओरिएंटेशन जो है, वो माइंडसेट उसको वैसे बनाना है। तो वो सारे जो चैलेंजेस है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेंस नहीं निकला, तब बाद में ये चीज़ें समझना शुरू हुई। और इसी को सुधारते हुए फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, सेकंड में भी प्रीलिम्स निकाला, फिर कुछ कमियां मार्क्स में रही,
और जो आप फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन वैसे बताऊं तो प्रीलिम्स सेम होता है और मेंस फॉरेस्ट का अलग होता है। और जब पहले पता चला फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में, लोग बोलते थे यार भारतीय वन सेवा का एग्जाम जो है वो मेंस अलग है, प्रीलिम्स में आप अच्छे नंबर ले आओ थोड़े, तब प्रीलिम्स में क्योंकि हायर कट ऑफ होता है वो ले आइए, फिर आप फॉरेस्ट में आप जा सकते हैं। बट फर्स्ट पहले 2 अटेम्प्ट में मेंस इसका पहले होता था। लकीली हमारे टाइम से ऐसा हुआ कि सिविल्स के मेंस के बाद में इसकी मेंस शुरू हुई। 50 दिन का टाइम मिला था जो सिविल्स के मेंस के बाद। उन 50 दिनों में पूरी तैयारी जो है, 2 नए ऑप्शनल्स है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री, जनरल स्टडीज है, इंग्लिश, ये सारे विषय जो है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का और मेरा कोई नाता था नहीं, बस इंजीनियरिंग ये शब्द था, और एग्रीकल्चर से घर का नाता था, जो बचपन में खेत में जाते थे तो वो इंटरेस्ट जी। से ये विषय लिया था। तो जब हाँ हाँ। जो आप एक चैलेंज की बात कर रहे हैं, एक मैं ये कहूँगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसका कोई बैकग्राउंड है नहीं, बट if that pure interest was there कि whether it is tractors, whether it is check dams, whether it is बाकी जो चीजें थी उस सब्जेक्ट में, वो पढ़ने का जो इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट से इस सब्जेक्ट ने के थ्रू कुछ अचीव हो पाया और आगे जा पाया। तो जी 50 दिनों जी। में उस इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ाई हो पाई, और पढ़ाई फिर हो वहां पाई से है। वो तो निकला फिर। आपको किस अटेम्प्ट में ये मिली थर्ड थर्ड सफलता? थर्ड। थर्ड अटेम्प्ट में। जब हिमाचल प्रदेश काडर के अलॉटमेंट की बात सुनी तो पहली रिएक्शन क्या थी आपकी कि एक बहुत सुंदर प्रदेश, बहुत दूर दराज का प्रदेश, मुंबई से काफ़ी दूर, महाराष्ट्र से बहुत दूर, कल्चर अलग, वातावरण अलग, हिल स्टेशन, बर्फ़, ठंड, तमाम चीज़ें, क्या रिएक्शन था अनिकेत जी उस समय? जेन्युइनली क्यूरियोसिटी बड़ी ज्यादा थी कि ये, क्योंकि हिमाचल उत्तराखंड ऐसे प्रदेश है जो सबको घूमने में बड़े पसंद है। तो सिलेक्शन हुआ और अगला, मैंने सिविल्स का भी मेंस दिया हुआ था। जैसे ही वो मेंस हुआ तो हमारे पास कुछ टाइम था, तो मैंने बोला कि चलो यार एक बार घूम के आ जाते हैं। तो कुछ हम दोस्त दिल्ली प्रिपरेशन से यहाँ घूमने आए और हमने देखा कि किन्नौर वाले एरिया के लिए हमने टूर किया था। तो पहले शिमला होते हुए हम किन्नौर की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में जो आम टूरिस्ट के साथ जो महाराष्ट्र का, स्पेशली मुंबई से 0 मीन सी लेवल से आप ऊपर आ रहे हो, तब तब जो मोशन सिकनेस और ये सारी चीजें होती है वो शुरुआत में हुई। बट जब हम एक जगह बैठे और घूमना शुरू किया, मतलब आफ्टर ट्रैवल वाज ओवर, तो यहाँ के जब लोगों से बातचीत करी, और तब मैं कोई ऑफिसर या किसी इसमें नहीं था ना, लोग मुझे हम बता रहे थे, जस्ट वी वर एज अ टूरिस्ट। और उस टाइम पे जब जो प्यार लोगों का है, या जो जिस प्यार से टूरिस्ट को आप यहाँ होस्ट करते थे, जिस हम होम स्टे में रुके थे वहाँ पे, सारा घर का खाना, दे वर वेरी क्यूरियस कि हम आपको सारा कल्चर बताए वहाँ पे। प्लस जो पहाड़ी ग्रीनरी है, वो शांति वाली लाइफ है, वो सारी देख के जरूर मिक्स्ड फीलिंग्स थी। मैं ये कहूँगा मिक्स्ड एज इन की, चहल पहल वाली लाइफ में जो दौड़ भाग वाली है मुंबई दिल्ली की, वहां से आप सीधे यहाँ आ रहे हो, और थोड़ा सा वो वाला प्रॉब्लम था। बट जो ब्यूटी है इस जगह की, जहाँ पे रहने मिल रहा है, जहाँ लोग तरसते हैं रहने के लिए एक टाइम के बाद में, तो ये बड़ा मिक्सा था वो, कि वो अच्छाई थी और कुछ चैलेंजेस जरूर थे, कि पहाड़ी लाइफ के जो निश्चित चैलेंजेस होते निश्चित हैं। तौर पर लाइफ का ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पड़ाव होता है, मैं समझता हूँ सबसे दिलचस्प पड़ाव होता है। एक बिगिनिंग का, एक शुरुआत का एक चैप्टर होता है जब आप अपने मनपसंद करियर में, जहाँ आपने बहुत कड़ी मेहनत मशक्क़त की है और आपको सफलता मिलती है। 5 साल आपको इस सेवा में हो गए, जाहिर तौर पर शादी के लिए फिर बात उठी होगी। तो सर आपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया? हाँ, मैंने दाम्पत्य जीवन में पिछले साल, हार्डली इट्स बीन 6 मंथ्स, तो अरे वाह, विश बधाई तो आपको जी। जी जी। तो ये अरेंज मैरिज रही, या जो आपकी अर्धांगिनी है, जीवन संगिनी है, वो भी वर्किंग है, वो भी काम करती है? हाँ, शी वॉज वर्किंग फ्रॉम होम अभी, फिलहाल तो नहीं कर रहे, बट शी इज सून स्टार्टिंग अगेन। तो अच्छा, वाह। हाँ, वो सॉफ्टवेयर में ही है। बहु- बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आ, कैसा उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र की मुलगी हैं
और उनको हिमाचल प्रदेश आके बड़ा एक बड़ा अलग अनुभव होगा उनको कि किस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो कैसा लगा मैडम, कंफर्टेबल हैं हिमाचल प्रदेश में, लाहौल में? जी, जैसे फैमिली के लिए जब भी आते हैं, स्पेशली फॉर माय वाइफ हु बीन हियर बड़े टाइम से मेरे साथ में, तो क्योंकि ये जगह आपको भले ही आपको लोनलीनेस लगती है दूर से देखोगे तब, अकेला महसूस होने देती नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ के लोग आपको कहीं दूर का समझते नहीं है। जी। तो हाँ, तो अपनाया है इस जगह ने। तो जैसे मुझे अपनाया था वैसे ही इसे भी अपनाया। और वाह वाह वाह। जो इस जगह की सुंदरता है, आप इसमें आप एवरीडे व्हेन यू वेक अप जस्ट मूव अराउंड, तब आपको हमेशा एक दिन नया बर्फ। विंटर्स में हम यहाँ आए, बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात विंटर्स कही, में जब ठीक हम बात यहाँ आए तो यहाँ पूरी बर्फ थी, 5-5 6-6 फुट की बर्फ। और है। आज अगर ओहो। आप देखेंगे तो हमारा दिन के समय इंटरव्यू नहीं है, वरना जस्ट इस विंडो के बाहर आप देखो तो हरी भरी पहाड़ियाँ जो 3-4 महीने पहले पूरी सफेद थी। और लाइफ जी। जो थोड़ी सी शांत थी विंटर्स में, वो चहल पहल शुरू हो जाती है समर्स में। और समझ में। तो वो जो ट्रांजिशन ऑफ सीजन है, ट्रांजिशन ऑफ माउंटेन लाइफ है, यहाँ की हार्शनेस में ही खूबसूरती है। जो टफ लाइफ है वही आपको इतना एंगेजिंग रख देती है कि आप जरूर यहाँ पे घुल मिल जाते हैं आसानी से और प्यार से रहते हैं। पहाड़ों के बारे में एक दार्शनिक बात ये कही जाती है कि वो आपको एक अलग मूड में ले जाते हैं। वो अप भी होता है, अप मूड भी होता है, और कई बार डाउन भी होता है। एक उदासी भी नज़र आती है कई बार जब हम देखते हैं कि डिवास्टेटिंग जो एटीट्यूड है मनुष्य का, और हम कैसे नष्ट कर रहे हैं अपनी इस सुंदर नेचर को। और कई बार ये भी लगता है कि जब ये पहाड़ इतने ऊंचे और हम इतने छोटे, तो हमें अपने को कैसे अपने भीतर और इनरिचमेंट करना चाहिए। और कुछ लोग इसको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं। कुछ इस तरह के अनुभव से आप भी गुजरे? जी, जरूर। एक कहना चाहूंगा कि जब हम एक दिन फ्लाइट से आ रहे थे, तो जब फ्लाइट मैं जनरली फ्लाइट से ट्रैक करते रहता हूँ अपने जीपीएस पे, तो वाइफ देख रही थी कि हम 3000 मीटर्स के आसपास पहुंचे हैं टेक ऑफ के बाद। और उसमें काफी समय लग गया था। तो जब 3000 मीटर्स, और वहां से जब हम नीचे देख रहे थे, बड़ी छोटी सी चीजें दिख रही थी जो पूरी दिख रही थी। और तब उसने बड़ी एनालॉजी करी कि केलोंग जो है, जहां मैं मेरा हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का, वो 3000 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब हम इस ऊंचाई पे रह रहे हैं। तो पहाड़ों की ऊंचाई का जो रियलाइजेशन है, जिस ऑल्टीट्यूड पे हम रहते हैं, 3000-4000 पे यहाँ पासेस है, तो वो वहां से हुआ। दूसरा जो मिक्स्ड अनुभव जो है आप कह रहे हो, जरूर जब आप इट इज, मैं ये कहूंगा कि ये पहाड़ों का नहीं होता है, ये ह्यूमन नेचर की बात है। कि जब हमारे लाइफ में हैप्पीनेस होती है, तब हम हर चीज को खुश वैसे सुंदरता से बिल्कुल देखते हैं। सही कह रहे हैं आप। और जब बहुत हम बढ़िया। एक डाउन फेज जी। में होते हैं, तब हम वैसे सोचते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप यहाँ पे मेंटली कभी, वेदर इट इज वर्क स्ट्रेस और वेदर इट इज सम अदर स्ट्रेस, जिसकी वजह से कभी आप रहे हैं, तो उस वक्त पहाड़ ही है जो, या कभी आप बहता पानी देखो या चिड़ियों की आवाज सुनो, उसी से आप यू कम आउट ऑफ दैट सैडनेस ऑल्सो। तो मतलब वेरी ट्रू, हाँ, वेरी मैं ये ट्रू, वेरी कहूंगा ट्रू। नहीं कि पहाड़ आपको उसमें डालते हैं। ले और जाते हैं जी। एक जस्ट नहीं नहीं, थोड़ी सी। आपने बहुत बहुत अच्छे से डिफाइन किया सर इसको। अब अटल टनल भी है सर, जो पहले लाहौल पहुंचना, वहाँ पहुंचना एक बहुत ही टीडियस और बहुत टायरसम जॉब होता था, काम होता था। लेकिन अब हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का स्पेशली बड़ा ज़ोर है कि जो मौसम की वजह से अनरीचेबल होने वाले इलाके थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों या फिर वो लाहौल स्पीति के हों, वहाँ अब हम टनल्स के ज़रिए, सेना एक और टनल, दूसरी टनल की भी तैयारी ज़ोरों पर है, जिससे ऑल वेदर अप्रोच इजीली हो जाएगा इस हिस्से से, जहाँ विंटर सीजन में जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर कैसे देखते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को? इसमें दो पहलू मैं कहूंगा कि एक डिबेट बड़ी हमारी चलती रहती है, इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट वेरी वाली ट्रू जो सर। है हमारी। जी। जी। तो
बट व्हेन वी आर ह्यूमंस, हमें कुछ चीजें आसान करने के लिए डेवलपमेंट की जरूरत जरूर है। एक बैलेंस जहां हमें निर्माण करना है, वो नेसेसरी होता है। तो वो एक पोजीशन में सारे जो ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो या वन विभाग हो या बाकी एजेंसीज हो, वो इसमें जरूर इन चीजों का ध्यान रखती है। पहली बात। एक पॉइंट ये है कि सरकार ने, हमारे पार्लियामेंट ने कानून पास किए हैं, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो हम कहते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट को रोक दिया, ऐसे लोग कहते हैं। बट हमारे पर्सपेक्टिव से इट हैज आल्सो गिवन अ वे आउट। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट पूरी हमारी बंद करी है। तो चाहे अटल टनल हो, चाहे शिंकुला टनल हो, चाहे रोड्स हो, चाहे यहाँ पे टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस कानून के तहत इस सब में परमिशंस दी जाती है। अब जब हम यहाँ से रिकमेंडेशन भेजते हैं, तो ग्राउंड रियलिटी जो है कि जब रोड बनेगी तब यहाँ पहाड़ कटेंगे, पहाड़ कटेंगे तो क्या एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन होने चाहिए, क्या उसके मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये सब एक जॉइंटली, ये सारी चीजें बैलेंस करना यहाँ पे हमारा एक उद्देश्य होता है। जो अटल टनल और शिंकुला टनल ने ऑल वेदर कनेक्टिविटी लाई है, तो यहाँ पे लाइव्स पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई है। जब लोग 6 महीने के लिए, आप सोच नहीं सकते, यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ लोगों को ड्राई राशन पे 6 महीने निकालने हैं। और ऐसा बहुत दूर की बात नहीं है, जस्ट 2019 तक यहाँ पे ये इश्यूज होते थे। तो जो मेरे स्टाफ है यहाँ पे, जो पिछले 4-5 सालों के पहले से काम कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि सर, हम विंटर्स के टाइम पे कोई इमरजेंसी हो तो हमें पूरा रोहतांग पास क्रॉस करके जाना पड़ता था। एक हार्श लाइफ जरूर है, मेडिकल फैसिलिटीज है, हेलीकॉप्टर की सुविधाएं होती थी, बट सरकार का भी इसमें खर्चा, मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा होता था। एक टनल बनने के जी जी कारण जी। ये सुविधाएं सारी आसान हो गई है, ह्यूमन लाइफ आसान हुई है। प्रेशर्स ऑफ डेवलपमेंट जरूर आए हैं यहाँ पे, बट उसको यहाँ के लोग और सारे डिपार्टमेंट्स ने एक बैलेंस मेंटेन करके चलने के लिए प्रारूप जरूर बहुत तैयार बढ़िया। कर रहे हैं। एक ऐसा एरिया है जहाँ फॉरेस्ट और जहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं और बहुत ही हर्ब्स रिच है वो एरिया, जड़ी बूटियाँ बहुत हैं वहाँ। धर्मशाला में क्रिकेट का स्टेडियम है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। मैक्लॉडगंज में तिब्बतियों का डेरा है, इस समय दलाई लामा को लेकर खूब चर्चा है, तो मैक्लॉडगंज इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का सब्जेक्ट है। और मैंने सुना है कि मैक्लॉडगंज में भी कई तिब्बती जड़ी बूटियों की बात और बड़े दावे हैं उनके कि बहुत सारी असाध्य बीमारियां भी ठीक होती हैं। बीइंग एन फॉरेस्ट ऑफिसर, आपने कैसे देखा इस रीजन को, लाहौल को, इससे जुड़े हुए एरियाज़ को? जड़ी बूटी, दिस हिमालयस जो है, स्पेशली जो 3,000 मीटर के ऊपर वाला जो ऑल्टीट्यूड है, वो काफी रिच इन मेडिसिन है। तो ग्रेट हिमालयाज और जो हमारी लेसर हिमालयाज है, धौलाधार और वो सारी रेंजेस, यहाँ पे जड़ी बूटी का वास अच्छा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोकल कल्चर है वो इसी के लिंक्ड है। आपको पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, आपको कई बीमारियां हो, आपको बाकी मेडिसिन है, उसमें आयुष जो हम आज। मैंने सर एक चीज़ और सुनी है कि कुल्थ की दाल होती है वहाँ, जो पथरी के लिए, स्टोन्स के लिए बड़ी दावे क्लेम होते हैं कि बड़ी कारगर होती है निकालने में। जी, कुछ जो जड़ी बूटियां हैं यहाँ पे, आप वेदर इट इज फ्रॉम किडनी स्टोन टू गैस्ट्रिक इश्यूज टू अदर इश्यूज, जो यहाँ पे हमने देखे, और कहीं कहीं सीवियर बीमारियां हैं। अब आप कहीं गांव में जाओ, यहाँ पे आमची कहते हैं, जो लोकल यहाँ पे वैद्य होते हैं उनको आमची कहते हैं। आप उनके आमची, पास हाँ। डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है और जड़ी बूटियों की मेडिसिन रेडी है। आप जो धर्मशाला कह रहे थे, वहाँ पे उनकी स्कूल है, वहाँ पे आयुर्वेदिक, मैं कहूँ आयुर्वेदिक तो नहीं कहूँगा, बट जो टिबेटन मेडिसिन है, उनके मेडिसिन वहाँ तैयार होती है, और कुछ लोग यहाँ पे भी अपनी तैयार करते हैं। और यहाँ के जो कड़ू, कोठ, अतीश, पतीश, ऐसे अनेक जड़ी बूटियां हैं, वो लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। सीबकथॉर्न एक ऐसी चीज है, जब कोविड में काफी फेमस हो गई थी कि विटामिन सी इसमें काफी अच्छा होता है, और सीबकथॉर्न का जूस, सीबकथॉर्न आप यहाँ देखेंगे कि हर जगह ही है। सो एवरी प्लांट दैट यू सी हियर हैज अ मेडिसिनल वैल्यू, नंबर वन। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैं यहाँ लाहौल की बात कहूंगा कि यहाँ के जो लोकल्स है, लोकल प्रैक्टिसेस में ही ये महिला मंडल जो है वो वनों की रक्षा करती है, वो किसी और को जी। जाने नहीं देती। तो उसी से हमारा मेजोरिटी प्रोटेक्शन हो जाता है, और बाकी हमारा डिपार्टमेंटल मेजर्स चले हुए हैं।
जो इसे प्रोटेक्शन और प्रमोशन करना है, तो लोग इसे हार्वेस्ट करते हैं, उसे आगे मार्केट में ले जाना, उसके लिए वन विभाग जो है एक मीडिएटर का काम ज़रूर कर रहा है। और यहाँ पे हम लाइवलीहुड्स के लिए जैसे सीबकथॉर्न के पल्प जूस बनाना, कुट का ऑयल निकालना या बाकी चीज़ें जो है, इसमें विभाग की तरफ से नॉट ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, यहाँ पे बड़ा ज़्यादा प्रमोशन हम करते हैं और लोग यहाँ के फोर्थकमिंगली इन चीज़ों को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सटिंक्शन है, यहाँ पे कुछ लोग ग्रीड के तौर पे बाहर से आकर इसको ज़रूर नष्ट कर रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त आपके इस माध्यम से ज़रूर रहेगी कि जो प्राकृतिक हेरिटेज है हमारा, उसको नष्ट ना होने दें और सभी का हमारा एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए कि पेड़, जड़ी-बूटी और ये सारे कटने से और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, उनको एक सस्टेनेबल तौर पे मेंटेन करने के लिए उसको एफर्ट सबका ज़रूर होना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही प्रिसाइजली लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आपने ये बात बताई। और इस पूरी चर्चा में आपसे बात करके ये समझ आया हमें कि एक बीड़ महाराष्ट्र का एक ऐसा एरिया है जहां अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अनिकेत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये अनिकेत बानवे जी थे जो हिमाचल प्रदेश काडर के अखिल भारतीय वन सेवा के ऑफिसर हैं, जो अभी डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लाहौल हैं। और अगली बार इसी कार्यक्रम में एक और अधिकारी को लेकर हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।